हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का टॉपिक पोस्ट मॉडर्न एजेस का एक पार्ट है जिसमें हम फॉरेन इन्वेजन यानी कि शक, कुशाणास, पार्थियंस, इंडो ग्रीक्स इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पोस्ट मॉडर्न एजेस यानी कि जो मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के बाद स्टार्ट हुई थी 185 बीसी में, और गुप्त एम्पायर से पहले तक यानी कि 319 सी तक का जो पीरियड है उसको हम पोस्ट मॉडर्न एजेस या मौर्योत्तर काल कहते हैं। तो ये मौर्योत्तर काल को मैंने बताया भी था कि इससे पहले भी एक लेक्चर हम ले चुके हैं पोस्ट मॉडर्न एजेस पे, जिसमें मैंने शुंग, कण्व और चेदी डायनेस्टी को डिस्कस किया था। यानी कि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि पोस्ट मॉडर्न एजेस यानी कि जिसको हम मौर्योत्तर काल कहते हैं, मौर्योत्तर काल, इस काल में क्या हुआ कि जब मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन हुआ और अंतिम मौर्य सम्राट जो बृहद्रथ थे उनको पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया। उसके बाद पूरा का पूरा इंडिया छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया और भारत पे विदेशी आक्रमण भी होने लगे इसी काल में। तो हम देखें कि जो सेंट्रल इंडिया वाला हिस्सा था और ईस्टर्न इंडिया वाला हिस्सा, उसमें शुंग डायनेस्टी ने रूल किया, उसके बाद कण्व डायनेस्टी ने रूल किया, फिर चेदी डायनेस्टी ने रूल किया। इसको हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं। डीप साउथ में अगर आप जाओगे, चोल, चेर, पांड्य, इसको भी हम एक सेपरेट लेक्चर संगम पीरियड, इसको आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमारा जो टॉपिक है डेक्कन, जहाँ पे सातवाहन और इक्ष्वाकु शासन करेंगे, उनको हम देखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नॉर्थ वेस्ट रीजन। नॉर्थ वेस्ट रीजन का मतलब उत्तर पश्चिम भारत, जो कि भारत का सबसे फ्रैगाइल रीजन है, जहाँ पे लगातार भारत पे अटैक होते रहते थे। तो यहाँ पे हम चार टॉपिक को पढ़ेंगे। इंडो ग्रीक्स, जिनको बैक्टीरियन ग्रीक्स भी बोलते थे, या इनको हिंदी में हिंदी यूनानी। शक, जो कि सीथियंस थे। उसके अलावा पार्थियन, जो ईरानियन ओरिजिन के थे, पर्थिया से आए थे। और सबसे बड़ा जो एम्पायर डेवलप किया था वो कुशाणों ने डेवलप किया था। तो ये फॉरेन इन्वेजन है। अगर हम भारत में फॉरेन इन्वेजन की बात करें तो सबसे पहले, अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स को आप हमारे देखोगे, तो सबसे पहले भारत में अगर हम देखेंगे तो पर्शियन इन्वेजन हुआ था। पर्शियन इन्वेजन, पर्शियन का मतलब आज का ईरान, उस समय का पर्शिया। वहां से साइरस, डेरियस, इन सब ने भारत पे आक्रमण किया। उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत पे क्या होता है, ग्रीक इन्वेजन। ग्रीक इन्वेजन का मतलब अलेक्जेंडर का अटैक, बट अलेक्जेंडर फिर वापस चला जाता है। ग्रीकों के बाद अब जो बारी आएगी, फिर ये आएगी, तीसरे नंबर पे आएंगे आपके इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स भारत पे अटैक करेंगे। इंडो ग्रीक्स के बाद चौथे नंबर पे अगर आप देखोगे तो फिर शक आएंगे, सीथियंस। फिर पांचवें नंबर पे आप देखोगे तो फिर पार्थियंस आएंगे, पार्थियंस। इसके अलावा फिर अगर आप छठे नंबर पे देखोगे तो फिर आपके कौन आएंगे, कुशानास आएंगे, कुशान। ये भारत पर अटैक करेंगे। और सातवें नंबर पर एनिशन में देखोगे तो अभी बाद में एक और ट्राइब अटैक करेगी जिसको हुनास बोलेंगे। हुनास गुप्त एम्पायर के डिक्लाइन का कारण बनेगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें सीक्वेंस, कई बार सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले पर्शियन इन्वेजन यानी कि ईरानी आक्रमण, दूसरे बाद ग्रीक यानी कि अलेक्जेंडर का आक्रमण, फिर इंडो ग्रीक्स, फिर इसका शक, फिर पार्थियंस यानी कि पहलव, कुशानास और हुनास। ये सीक्वेंस इस तरीके से होगा। तो आज हमने इन्हीं चारों के बारे में पढ़ना है। तो इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन चाहे प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो गलत ना हो। तो आइए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, पहले एक हमने मैप बनाया है। मैप में मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखाई है। जैसे देखिए, ये अगर हम देखेंगे तो ये जो रेंज है ये हिंदुकुश माउंटेन रेंज है, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ पे ऊपर एक रिवर बहती है जिसको ऑक्सस रिवर बोला जाता है, ऑक्सस नदी। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है इसको बैक्टीरिया बोला जाता है, बैक्टीरिया। और ये वही रीजन था, बैक्टीरिया, जहाँ पे ग्रीक्स आके सेटल हो गए थे। जैसे हमने देखा था जब सिकंदर वापस लौट गया था, तो ये वाला जो रीजन था इसको सेल्यूकस निकेटर ने ऑक्यूपाई किया और वहाँ पे उसने एक एम्पायर स्टैब्लिश किया जिसको सेल्यूसिड एम्पायर बोलते हैं। इन्हीं लोगों को, ये जो बैक्टीरिया में रहते थे, इन्हीं लोगों को बोला जाता है बैक्टीरियन ग्रीक्स, बैक्टीरियन ग्रीक्स। या फिर इनको इंडो ग्रीक्स भी बोला जाता है, हिंद यूनानी भी बोला जाता है, इंडो ग्रीक्स भी बोला जाता है। इंडो ग्रीक्स यानी कि हिंद यूनानी कहने का कारण क्या है कि धीरे धीरे ये क्या थे, क्योंकि इनका इनका इंडिया से रिलेशन हुआ। जैसे आपने पढ़ा भी है कि जो सेल्यूकस की बेटी थी हेलेना या कार्लेनिया, उसकी जो शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य से। तो यानी कि हिंद
जो इंडियंस लोग थे और ये जो ग्रीक्स लोग थे, इनके बीच में आपस में रिलेशन स्टार्ट हो गए थे, और कहीं ना कहीं इन्होंने भी इंडियन कल्चर को अपना लिया था। इसीलिए इनको क्या बोला गया, हिंदू यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक्स बोला गया। तो इस क्षेत्र पे ये लोग थे। तो जब मौर्य साम्राज्य कमजोर हुआ तो उसके बाद इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, यहाँ पे आक्रमण करना स्टार्ट किया। एक और रीजन है जो हिस्टोरियन बताते हैं कि जैसे यहाँ पे आप देखिएगा एक ट्राइब है जिसको यूची ट्राइब बोलते हैं, यूची कबीला है जो काफी पावरफुल कबीला है। इनको तोचारियंस भी बोला जाता है, तोचारियंस, ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या था, ये जो ट्राइब थी ये काफी पावरफुल थी, और इसका जो मेन पर्पस था वो चाइना को ऑक्यूपाई करना था। लेकिन चाइना में क्या था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना थी, और वहाँ के एक जो शासक थे क्विन सी हुआंग, हालांकि इन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने का काम नहीं किया था, इससे पहले एक रूलर हुए थे जिनका नाम था सुई हांगटी। एक्चुअल में जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनवाया था वो सुई हुआंग वांग टी ने बनाया था, परंतु वो पूरी तरीके से बिल्ड नहीं हुआ था, वो कहीं कहीं पे बीच बीच में उसमें गैप थे। तो उसको पूरा करने का काम और चाइना को यूनिफाइड करने का काम क्वीन सी हुंग ने किया। अब सिंपल सी बात थी, जो यूजी ट्राइब थी वो चाइना की ओर नहीं जा सकती थी क्योंकि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उसको रोकता। तो इस वजह से इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, इस साइड यानी कि इस साइड को आक्रमण करना स्टार्ट किया। इस साइड में कौन थे, सीथियंस थे, और सीथियंस ने फिर किसको अटैक करना स्टार्ट किया, पार्थियंस को। यहाँ पे पार्थियंस थे और फिर पार्थियंस ने इन पे प्रेशर बनाया, तो ये किस साइड को आ गया, इंडिया। तो धीरे धीरे देखेंगे ये जो सीथियन है इनको भारत में शक बोला गया, ये जो पार्थियंस है इनको भारत में पहलव बोला गया, और ये जो यूची ट्राइब है यही के जो लोग थे इनको बाद में भारत में कुषाण बोला गया, जिसमें एक महान शासक हुआ कनिष्क, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इस तरीके से आप देखेंगे जितने भी ये ट्राइब्स है, फॉरेन जो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और ये लगातार भारत पे क्या कर रहे थे, आक्रमण करते, और इन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पे कब्जा भी किया। और अगर हम शक और पार्थियंस की बात करें तो उन्होंने पैरेलली रूल किया, यानी कि एक ही समय पे एक ही कुछ कुछ हिस्सों में इन्होंने रूल किया। इस तरीके से कहने का मतलब है जो चाइना की वॉल थी जिसको क्वीन शी हुआंग ने पूरा अच्छे से बिल्ड किया और पूरे चाइना को उसने यूनिफाइड किया, उसकी वजह से जो यूजी टाइप थी वो उस साइड को नहीं आई, उन्होंने इधर प्रेशर सीथियंस पे किया, सीथियंस ने पार्थियंस पे प्रेशर किया, पार्थियंस से बैक्टीरियंस पे प्रेशर किया, और यही जो बैक्टीरियन ग्रीक्स है, इंडो ग्रीक्स थे, इन्होंने फिर भारत के जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था उस पर आक्रमण किया और उसको ऑक्यूपाई भी किया। अब वन बाय वन हम इनको देखेंगे। सबसे पहले हमने इंडो ग्रीक्स को पढ़ना या बैक्टीरियन ग्रीक्स को पढ़ना, फिर शक, फिर पार्थियंस, फिर कुषाण। तो आइए आगे देखते। अब देखिए इंडो ग्रीक्स या जिनको मैंने बताया था हिंद यूनानी, हिंद यूनानी, कारण मैंने बता दिया क्योंकि इन्होंने इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर लिया था। इनको जो पुराण है उसमें इनको यवन बोला गया, यवन, यवन बोला गया। और देखिए अगर अभी मैंने बताया था कि ये आपकी ऑक्सस रिवर है और ये हिंदुकुश माउंटेन है, इसी के बीच में इंडो ग्रीक्स या बैक्टीरियन ग्रीक्स भी इनको बोला जाता है क्योंकि बैक्टीरिया क्षेत्र में रहते थे। बैक्टीरियन ग्रीक्स इसी क्षेत्र में ये निवास करते थे, और इसमें क्या था कि सबसे पहले इस क्षेत्र में एक बैक्टीरियन किंगडम की स्थापना की, उसका नाम था डियोडोटस। ये नाम ध्यान में रखिएगा, डियोडोटस। इसने लगभग 250 बीसी में एक बैक्टीरियन किंगडम की स्थापना की, और फिर इसी से दो ब्रांचेस निकली, यानी कि दो लोगों ने अटैक किया। पहले इसने अटैक किया, पहला अटैक अगर आपसे पूछा जाता कि पहला बैक्टीरियन किंग था कौन था जिसने भारत पे अटैक किया, तो उसका नाम था डेमेट्रियस, डेमेट्रियस फर्स्ट, ये सब पूछा जाता। डेमेट्रियस फर्स्ट, इसने अटैक किया। फिर एक दूसरा जो राजा था उसका नाम था यूक्रेटाइड्स, यूक्रेटाइड्स। तो इन लोगों ने, डेमेट्रियस फर्स्ट और यूक्रेटाइड्स ने दो अलग अलग क्षेत्रों पे आक्रमण किया और उसको ऑक्यूपाई किया। इसका जो वंश कहलाया, इसका वंश डेमेट्रियस वंश हुआ, डेमेट्रियस डायनेस्टी। और इसकी जो डायनेस्टी थी वो यानी कि यूक्रेटाइड्स डायनेस्टी। इसकी जो राजधानी थी शाकल थी, जिसको आज का शियालकोट बोलते हैं, पाकिस्तान में पड़ेगा। और बाद में ग्रीक रूलर होगा जिसका नाम था मिनांडर, उसके काल में ये शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। इसकी जो कैपिटल थी तक्षशिला, तक्षशिला का नाम आपने सुना है, प्राचीन नाम है, प्राचीन यूनिवर्सिटी की। इस तरीके से दो वंशों ने अपना अपना एस्टेब्लिशमेंट किया। अगर हम देखें इस वाला जो डेमेट्रियस के वंश में देखेंगे तो डेमेट्रियस ने फिर अपने दो वंशजों को भेजा, एक को सिंध को ऑक्यूपाई करने के लिए भेजा। सिंध को जिसने ऑक्यूपाई किया था उसका नाम था अपोलोडोटस, अपोलो, सॉरी, अपोलो
टूटस, इसने सिंध को ऑक्यूपाई किया, और सिंध नहीं, ये कहाँ तक पहुंच गया, उज्जैन तक भी इसने कुछ हिस्से पे, उज्जैन तक के भी रीजन तक इसने कब्जा किया। तो अपर टूटस। दूसरा जो था, उसने पंजाब क्षेत्र को ऑक्यूपाई किया, इसको पंजाब जीतने के लिए भेजा, और उसका नाम क्या था, मिनांडर। मिनांडर सबसे फेमस इंडो ग्रीक रूलर है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये कहाँ तक पहुंच गया, मथुरा तक पहुंच गया। इवन इसने पाटलिपुत्र पर भी अटैक किया, परंतु वहां पे उस समय पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग ने इसके आक्रमण को रोका। और जो मालविका अग्निमित्रम है, एक बुक है, उससे भी हमें इस स्टोरी का पता चलता है। एक्चुअल में पुष्यमित्र का बेटा था अग्निमित्र, उसने इनको पाटलिपुत्र से बाहर कर दिया था। लेकिन पाटलिपुत्र में इसको एक बहुत भिक्षु मिलेगा, उसके बारे में भी हम कहानी देखेंगे। अगर हम यूक्रेटाइड्स वंश का देखेंगे, तो इसका जो सबसे फेमस रूलर है, उसका नाम क्या है, एंटीआल्क्टिस। नाम ध्यान में रखेगा, एंटीआल्क्टिस। एंटीआल्क्टिस क्यों फेमस है, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक इसका राजदूत था, यानी कि एम्बेसडर था, जिसका नाम था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस को इसने किसके दरबार में भेजा, एक सुंग रूलर था जिसका नाम था बागभद्र, उसके दरबार में भेजा। और इस हेलियोडोरस ने वहाँ पे वैष्णव धर्म से प्रभावित हुआ, और ये भगवान विष्णु का उपासक बन गया। उन्हीं की याद में इसने वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन करवाया, जिसको बेसनगर इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, और उसको गरुड़ ध्वज भी बोला जाता है। और इसने उसमें अपने आप को भागवत बोला गया है, इसका मतलब ये भागवत धर्म का अनुयायी बन गया। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, किस किस को, डेमेट्रियस को, यूक्रेटाइड्स को, जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया सबसे पहले डेमेट्रियस ने, उसके यूक्रेटाइड्स ने। यूक्रेटाइड्स वंश का सबसे प्रतापी शासक एंटीआल्क्टिस है, क्योंकि इसने हेलियोडोरस को भारत में भेजा। ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। डेमेट्रियस वंश में दो शासक हुए, जिसमें अपोलोडोटस हुआ और मिनांडर हुआ। मिनांडर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अपोलोडोटस ने क्या किया था, उज्जैन तक का जो क्षेत्र था उसको कब्जा कर लिया था, सिंध तो उसने जीता ही जीता। अब हम आगे देखते हैं मिनांडर के बारे में। मिनांडर, जिसको हिंदी में मिलिंद भी बोलते हैं, मिलिंद। तो जैसे मैंने बताया कि ये सबसे फेमस इंडो ग्रीक रूलर है, क्योंकि इसने मथुरा तक का एरिया तो कैप्चर किया ही किया। ये कहाँ तक पहुंच चुका था, पाटलिपुत्र तक पहुंच चुका था। लेकिन पाटलिपुत्र में फिर उस समय जो शासन था, हालांकि जो पुष्यमित्र शुंग थे वो शासन विदिशा से करते थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे अग्निमित्र को भेजा और दोबारा से पाटलिपुत्र को रिकैप्चर किया। और ये जो कहानी है वो किसमें, मैंने बताया था, अभी बताया था, एक कालिदास का प्रमुख ग्रंथ है, मालविका अग्निमित्रम। हालांकि ये लव स्टोरी है, लेकिन इसमें अग्निमित्र के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया, तो इसमें भी ये स्टोरी हमें पता चलती। और वहीं इसको एक बहुत फेमस बौद्ध भिक्षु मिले, जिनका नाम था नागसेन। क्योंकि मिलिंद पानो, एक बुक है जिसका नाम है मिलिंद पानो। मिलिंद पानो, इसका लिटरल मीनिंग है क्वेश्चन ऑफ मिलिंद, क्वेश्चन ऑफ मिलिंद, क्वेश्चन ऑफ मिलिंद। तो देखिए, मिलिंद पानो एक बुक है जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, पाली भाषा में लिखी गई है, ध्यान रखिएगा, पाली भाषा की बुक है। और जब नागसेन पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता है, तो उसे वहाँ पे एक महान बौद्ध विद्वान नागसेन मिलते हैं, और इन दोनों के बीच में क्वेश्चन आंसर की डिबेट चलती है। क्योंकि जो कहते हैं कि जो मिलिंद था वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल था, तो वो बुद्धिज्म के बारे में नागसेन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, और हर आंसर वो क्या देते हैं, नागसेन उसको बहुत अच्छे से देते हैं। तो वही क्वेश्चन आंसर का जो फॉर्मेट है वो इस बुक में है। तो मिलिंद पानो पूरी की पूरी बुक जो है वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, इसमें मिलिंद क्वेश्चन पूछ रहा है और उसके आंसर कौन दे रहे हैं, नागसेन। नागसेन कौन है, एक बहुत भिक्षु है, तो आंसर कौन दे रहा है, नागसेन। नागसेन एक बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु थे, और इनके प्रभाव में जो कहते हैं कि जो मिलिंद था, यानी कि मिनांडर, उसने बुद्धिज्म को अपनाया। अब बुद्धिज्म को अपना के उसने क्या करा, बहुत सारे स्तूपास बनाए, चैत्यास बनाए, विहार बनाए, और अपने सिक्के भी उसने निकलवाए, कॉपर कॉइन्स। हालांकि जो इंडो ग्रीक्स थे उन्होंने भारत में बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स भी निकाले थे, और पहले रूलर थे जिन्होंने भारत में गोल्ड कॉइन्स निकाले। लेकिन जो मिनांडर था उसने कॉपर कॉइन्स निकाले, और उसमें उसने क्या करा था, धम्मचक्र। धम्मचक्र मतलब जो 8 फोल्ड पाथ का चक्र है, उसको अपने जो कॉइन्स थे उसमें क्या किया था, इंस्क्राइब्स किया था। और ये जो धम्मचक्र है ये 8 फोल्ड पाथ यानी कि अष्टांगिक मार्गों को दिखाता। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ऐसा कौन सा रूलर है जिसने अपने कॉइन्स में धम्मचक्र को इंस्क्राइब करवाया था, वो कौन सा है आपका, मिलिंद। तो ध्यान रखिएगा, मिलिंद पानो बुक है, पाली लैंग्वेज में लिखी है, और इसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, जिसका आंसर कौन दे रहा है, नागसेन। 130 BC के आसपास इसकी डेथ हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी लगभग 100 सालों तक जो इंडो ग्रीक्स रूलर थे उनका इन्फ्लुएंस भारत पे रहा। और इनका जो इन्फ्लुएंस था, खासकर अभी हम देखेंगे गंधारा आर्ट, एक आर्ट डेवलप हुई जिसका सेंटर गंधार था, उसको डेवलप करने का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। और आगे जाके जो कुषाणों का काल था, कुषाण पीरियड में वो जो गंधारा आर्ट थी वो बहुत ज़्यादा
फैली। तो हम आगे देखते हैं इंडो ग्रीक्स को मेनली, जैसे एक दूसरा जो रूलर था जिसका मैंने बताया था एंटियाल्क्टिस, ये एंटियाल्क्टिस है जो कि एंटी आल्क्टिस है। इसके बारे में मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में अभी बताया था कि एंटी आल्क्टिस क्यों फेमस है, क्योंकि इसने किसको भेजा था, हेलियोडोरस को भेजा था अपने राजदूत के रूप में। हेलियोडोरस, हेलियोडोरस। और हेलियोडोरस किसके दरबार में आया था, तो भागभद्र के दरबार में आया था। भागभद्र कौन है, सॉरी बागभद्र, बागभद्र के दरबार में आया था और ये वैष्णविज्म से बहुत प्रभावित हुआ। बागभद्र के दरबार में आया था और सुंगर रूलर था और इससे बहुत प्रभावित हुआ। किससे, वैष्णव धर्म से, यानी कि भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु से प्रभावित। और यहाँ पे इसने क्या करा, एक इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख खुदवाया। अभिलेख कहाँ पे, विदिशा में। और किसके, गॉड वासुदेव। गॉड वासुदेव का मतलब भगवान विष्णु, या हम इनको भगवान कृष्ण भी बोलते हैं इनके उसमें। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। बेस नगर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेस नगर स्तंभ अभिलेख, या इसको एक और नाम से जाना जाता है, गरुड़ ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गरुड़ ध्वज के नाम से, क्योंकि इसके ऊपर इसने एक इंस्क्रिप्शन तो बनाए, ऐसे पिलर तो बनाए हैं, इसमें इसने लिखा हुआ है बहुत सारी चीजें। और इस पिलर के ऊपर इसने क्या बनाया, एक गरुड़ बनाया। गरुड़ आपको पता है कि भगवान विष्णु का वाहन है, जिसमें वो सवारी करते हैं, वो गरुड़। और यहाँ पे इस इंस्क्रिप्शन में इसने अपने आप को क्या लिखा है, भागवत। भागवत का मतलब ये भागवत धर्म का अनुयायी बना, यानी कि ये वैष्णव धर्म का अनुयायी बना। तो इससे हमें ये भी सूचना मिलती है कि इस काल में कहीं ना कहीं रिलीजियस टॉलरेंस थी। कुछ जो रूलर थे जैसे मिनांडर, उसने बुद्धिज्म को अपनाया, लेकिन धीरे धीरे जो हिंदुज्म था वो रिवाइव हो रहा था, वो रिवाइवल कर रहा था। और हम देखेंगे भी कि जैसे हमने देखा भी था कि आपके जो शुंग वंश था, कण्व वंश था, उसके अलावा सातवाहना, ये ब्राह्मणिज्म को प्रमोट करेंगे। हालांकि जो पॉलिसी थी भारत में हमेशा से कहीं ना कहीं रिलीजियस टॉलरेंस की रही है, तो वो रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी थी। तो ध्यान रखिएगा, गरुड़ ध्वज या बेसनगर इंस्क्रिप्शन, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है, प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ फ्यू संस्कृत स्पेलिंग्स। इसमें कुछ छोटे छोटे जो स्पेलिंग्स है वो किसकी लिखी गई है, संस्कृत। तो इस तरीके से कई बार स्टेटमेंट पूछ लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो गरुड़ ध्वज है यानी कि बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन, ये किस में है, ये प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, बट कुछ संस्कृत के वर्ड भी इसमें यूज किए गए हैं। इससे हमें पता चलता है कि धीरे धीरे भारत में संस्कृत भी पॉपुलर हो रही थी। और ये किसने बनाया है, ये हेलियोडोरस ने बनाया है। हेलियोडोरस कौन है, ये ग्रीक किंग एंटियाल्किडिस का राजदूत है और किसके दरबार में आया था, बागभद्र के दरबार में आया। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं इंडो ग्रीक्स। जैसे हमने बताया था कि इंडो ग्रीक्स जो रूलर थे, देखिए जैसे भारत में कॉइन्स तो पहले से भी थे, पंच मार्क कॉइन चलते थे मौर्यों के टाइम पे भी, पंच मार्क कॉइन जिन पे पंच कर दिया जाता था। लेकिन इंडो ग्रीस की सबसे खास बात क्या है कि इन्होंने पहले ऐसे कॉइन्स इश्यू किए जिसमें राजा की पिक्चर होती थी या फोटो होती थी, उसका नाम होता था। इससे पहले भारत के जितने भी कॉइन्स थे उसमें ऐसा कुछ मिलता नहीं। तो इन्होंने भारत में सबसे पहले, आपको ध्यान रखना है पहला फैक्ट, कि भारत में सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इन्होंने इश्यू करे। हालांकि गोल्ड को एज अ एक्सचेंज यूज किया जाता था, लेकिन एज अ कॉइन किसने यूज किया, इंडो ग्रीक्स ने किया। और पहली बार इन्होंने ऐसे सिक्के जारी किए जिनमें राजा का पोस्चर या पिक्चर तो होता ही था, साथ साथ में क्या होता था, उसका नाम भी मेंशन होता था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने। हालांकि इन्होंने सोने के अलावा चांदी वगैरह के और भी सिक्के जारी किए, लेकिन सबसे पहले अगर भारत में आपसे पूछा जाएगा सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो इंडो ग्रीक्स ने जारी किए। तो इस इन फैक्ट को ध्यान में रखना, क्योंकि ये एग्जाम के क्वेश्चन है। तो इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट रूलर इन इंडिया टू इश्यू कॉइन विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू किंग, यानी कि जिसको आप किससे कर सकते हो, राजा के नाम से जोड़ सकते हो। कहा जाता है कि जो टोटल इंडो ग्रीक्स जो रूलर्स थे बैक्टीरियन को मिला के 42 थे, और 42 में से जो 34 है उनको हम सिर्फ उनके कॉइन से पता कर लेते हैं कि ये उसका किंग है। तो इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन। इसको भी ध्यान रखना कि अगर आपसे हमेशा पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे, तो वो हिंदू यूनानी थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पूछा भी जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इंडो ग्रीक्स ऑल्सो इशू, जैसे मैंने बताया कॉपर के भी इशू करे उन्होंने, तांबे के सिक्के किए, निकल के किए, और भी सिक्के उन्होंने जारी किए। और इसमें क्या था, इन सिक्कों में उन्होंने क्या करा, देखिए दो लिपि यूज की, एक तो ग्रीक लिपि और खरोष्टी। तो ग्रीक और
खरोष्टी स्क्रिप्ट, खरोष्टी लिपि, इसका यूज किया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक पर्सन है जिसका नाम हमने सुना है एनिशियंट इंडिया में, एनिशियंट इंडिया की लिपि को पढ़ने में, उसका नाम है, हालांकि वो अंग्रेज था, जिसका नाम जेम्स प्रिंसेप था। तो हमने बार बार पढ़ा है कि जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले क्या करा था, अशोका के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा था, अशोकीय अभिलेखों को पढ़ा था, यानी कि ब्राह्मी लिपि को भी पढ़ा, खरोष्टी लिपि को भी पढ़ा, ग्रीक लिपि को भी पढ़ा। तो खरोष्टी लिपि को भी पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था, जेम्स प्रिंसेप था। ब्राह्मी लिपि जो भारत की लिपि थी उसको पढ़ने वाला पहला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था। तो उसने खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा, तो ग्रीक तो ऑलरेडी उसको आती थी क्योंकि वो वहीं से बिलोंग करता था। तो क्योंकि जो सिक्के थे उसमें क्या था, कई बार इन्होंने बाइलिंगुअल यानी कि द्विभाषी सिक्के भी जारी किए थे, जिसमें एक तरफ ग्रीक में नाम होता था, दूसरी तरफ खरोष्टी में होता था। तो नॉर्मल सी बात थी, जब आपने एक नाम पढ़ लिया तो दूसरा नाम आप आसानी से पढ़ लोगे। तो कहते हैं कि जो जेम्स प्रिंसेप था उसको खरोष्टी स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए इन सिक्कों से भी क्या मिली थी, मदद मिली थी। तो किसने इशू किए थे, ध्यान रखिएगा, इंडो ग्रीक्स ऑल्सो इशूड कॉपर एंड निकल कॉइन्स इन इंडिया। इन दीज कॉइन्स ग्रीक्स एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट वर यूज, यानी कि इन्होंने क्या करा था, द्विलिपीय और द्विभाषीय सिक्के भी क्या किए थे, जारी किए थे। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे मैंने बताया था कि हमें 42 ग्रीको बैक्टीरियन और इंडो ग्रीक रूलर के बारे में जानकारी मिलती है, और उसमें से जो 34 है वो हम सिर्फ किससे आइडेंटिफाई करते हैं, कॉइन से। तो इससे पता चलता है कि जो भी राजा बनता था वो अपने क्या करता था, सिक्के जारी करता था, अपना नाम लिखवाता था, अपनी फोटो छपवाता था, इस तरीके से ये सिक्के थे। यानी कि आप भारत में कह सकते हैं कि एक प्रॉपर जो करेंसी सिस्टम था वो डेवलप हो चुका था, और उसका जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, इंडो ग्रीक्स को जाता है। अब देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ा इनका, या कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं, इनका जो प्रभाव था वो भारत पे कैसे पड़ा। तो सबसे पहले अगर हम इंडिया में देखें, इंडिया को जो इंडियंस थे उनको क्या फायदा हुआ, कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष विज्ञान तो भारत में पहले से चलती थी, लेकिन एक बुक है गार्गी संहिता, उसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है कि जो भारत का ज्योतिष था उसमें यूनानियों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा किसमें लिखा गया है, गार्गी संहिता में। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो नक्षत्र होते हैं, जैसे नक्षत्रों की गणना से कैसे ज्योतिष को निकाला जाता है, कैसे व्यक्ति के भविष्य के बारे में बताया जा सकता है, वो किसने किया था, सबसे पहले यूनानी ने। तो गार्गी संहिता में साफ साफ लिखा है कि नक्षत्रों के माध्यम से भविष्य को ज्ञात करना वो किसकी देन है, भारत में यूनानियों की देन है। तो यानी कि ज्योतिष के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोने के सिक्के जारी करने वाले यही लोग थे, और इनके सिक्के खासकर क्या होता था, एक साइड में राजा की फोटो होती थी और दूसरी साइड में क्या होता था, भगवान बने होते थे या कोई और मोटिव बना होता था। तो ये भी इनकी खास बात थी कि एक साइड में क्या होता था, खुद की फोटो होती थी, नाम होता था, और दूसरी साइड में क्या होते थे, और मोटिव्स या कोई भगवान की फोटो ऐसे भी इसमें बनी होती थी। तो उन्होंने इंडियन गॉड्स का भी यूज किया, और उसके अलावा इन्होंने जो अपने ग्रीक गॉड्स थे उनका भी अपने सिक्कों में यूज किया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इनके काल में क्या डेवलप हुआ, गांधार आर्ट। गांधारा आर्ट हम आगे इसको आर्ट एंड कल्चर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। गांधार कला, तो गांधार कला आज के जो कंधार था वहां से डेवलप हुई, और इसमें क्या था कि जो भगवान बुद्ध की मूर्तियां, क्योंकि बहुत सारे जैसे जो मिनांडर वगैरह थे उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया, और वैसे तो भगवान बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनती थी, लेकिन धीरे धीरे इस एरिया में सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी, और फिर धीरे धीरे आइडल वर्शिप स्टार्ट हुई। तो उन मूर्तियों में क्या था कि जैसे हम देखेंगे दो आर्ट है, एक मथुरा कला है, एक गंधार कला है। गंधार कला में फिजिकल ब्यूटी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और मथुरा जो कला है उसमें स्पिरिचुअल ब्यूटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। बाकी ये जो टॉपिक होगा हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ध्यान में रखिएगा, गंधारा आर्ट यानी कि जिसका चीफ सेंटर था गंधार, वहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी, और बाद में कुशाणों के काल में ये जो गंधार कला थी अपने चरम पर पहुंची थी। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और ग्रीस को क्या फायदा हुआ, जैसे योगा ग्रीक्स ने भारत से सीखा, भारत के माध्यम से जो योग की परंपरा थी वहां पहुंची। तपस्या जिसको हम बोलते हैं तप करना, ये भी सब इन्होंने भारत से सीखा। और बहुत सारे जो ग्रीक्स थे उन्होंने भारतीय रिलीजन को अपना लिया, कुछ राजाओं ने भी अपनाया, जैसे अभी हमने पढ़ा था मिलिंद के बारे में, मिनांडर के बारे में, जिसने बुद्धिज्म को अपनाया। और जो हेलियोडोरस था, हेलियोडोरस के बारे में भी हमने पढ़ा था, जिसने किसको अपनाया, भागवतिज्म यानी कि भगवान विष्णु वैष्णव धर्म को अपनाया। इस तरीके से अगर सिंपल सी बात है, देखिए राजा अपनाएगा तो नॉर्मल सी बात है प्रजा भी अपनाएगी। इस तरीके से ये लोग सारे के सारे भारतीय समाज में क्या हो गए, मिल गए। कहने का मतलब है इस तरीके से जो आज का हमारा भारत बना हुआ है, जिसको मल्टी कल्चर्ड बोलते हैं, तो वो उस संस्कृति का जो निर्माण हुआ उसी तरीके से बहुत सारे लोग भारत में आते गए और समाते गए और अपनी संस्कृति के प्रभाव को छोड़ते गए। इस तरीके से हमारे महान भारत का निर्माण हुआ, जिसमें बहुत सारे धर्म, बहुत सारी संस्कृति के लोग आपस में मिलजुल के अच्छे से रहते हैं। तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे। अब देखिए सीथियंस,
जैसे हमने पढ़ाया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो यूची जो ट्राइब थी, यूची ट्राइब ने क्या किया, प्रेशर डाला किस पे, सीथियंस पे, और सीथियंस ने पार्थियंस पे, और वो इनको धकेलते। फिर जैसे जब ग्रीक कमजोर हुए तो सीथियंस को मौका मिला और सीथियंस ने भारत पर आक्रमण किया और ऑक्यूपाई कर लिया। सीथियंस को भारत में शक बोला गया क्योंकि जो पतंजलि का महाभाष्य है इसमें इनको शक बोला गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सीथियंस यानी कि शक, भारत में ये शक थे, ट्राइब थी सेंट्रल एशिया की, और फर्स्ट सेंचुरी बीसी के आसपास से भारत में आक्रमण करते। तो सीथियंस ने, जैसे मैंने बताया, इन्होंने क्या किया, जो ग्रीक पावर थी बैक्टीरिया की, इसको नष्ट किया और फिर इन्होंने धीरे धीरे इंडिया में आ गए। पहला जो रूलर है उसको माउसेस बोलते हैं, माउसेस इंग्लिश में है, या हिंदी में उसको मोगा बोलते, वो था। उसने क्या किया, वो सका रूल का इंडिया में फाउंडर था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संस्थापक यानी कि भारत में सक रूल का फाउंडर कौन है, वो ये है। उसके बाद इसका बेटा एजिस वन बना, एजिस वन शासक बना, और इसने क्या करा, बहुत बड़े एरिया पे इसने क्या किया, कब्जा किया। और कहा जाता है कि जैसे मैंने बताया कि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, उसमें इन्हीं सीथियंस को क्या बोला गया, शक बोला गया। तो ये हमेशा ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है पतंजलि की बुक का नाम क्या है, तो महाभाष्य है। महाभाष्य अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखी थी उस पर टीका है यानी कमेंट्री है, और इसी महाभाष्य में जो सीथियंस थे उनको शक नाम से मेंशन किया गया, इसलिए इनको भारत में क्या कहा गया, शक बोला गया। इस तरीके से हम इसको देखते हैं। अब देखिए शकों में अगर हम देखें तो शकों की 5 ब्रांचेस थी, ये 5 ब्रांचेस में थे, और पांचों ब्रांचेस ने भारत के अलग अलग हिस्सों में रूल किया, क्योंकि ट्राइब्स थी और ट्राइबल में आपको पता है कि वो ब्रांचेस थे। तो हम अगर पहली ब्रांच देखें, जिसके जो रूलर थे माउस और एजिस थे, उन्होंने कौन से क्षेत्र में कब्जा किया था, अफगानिस्तान वाले, आज के अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पे, और इनकी जो राजधानी थी वो कंधार, या आज का, उस समय कंधार बोलते थे, आज का कंधार। फिर पंजाब वाला जो क्षेत्र था उस पर ये जो जिसकी राजधानी तक्षशिला थी वो भी रीजन था। तीसरा जो क्षेत्र था सेंट्रल इंडिया, जिसकी जो कैपिटल थी मथुरा थी, मथुरा, इन्होंने 2nd सेंचुरी तक रूल किया, काफी लंबा रूल किया। वेस्टर्न इंडिया, जिसकी जो राजधानी थी उज्जैन थी, इन्होंने सबसे लंबे टाइम तक रूल किया, 4th सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया। इसी में अभी हम देखेंगे रुद्रदामन के बारे में पढ़ेंगे। अपर डेक्कन में जो कि नासिक जिनकी कैपिटल थी, नासिक, वहां पे नाहपान ने शासन किया। नाहपान क्षयरात वंश से बिलोंग करता था, क्योंकि इसमें भी अलग अलग टाइप थे। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो तक्षशिला और मथुरा से रूल करते थे यानी कि पंजाब वाले इलाके से, इनको नॉर्दर्न क्षत्रप बोलते थे, और ये जो थे पश्चिमी क्षत्रप इनको बोला जाता था। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसमें क्षत्रप सिस्टम चलता था। क्षत्रप सिस्टम हालांकि जो पर्शियन एम्पायर है यानी जो ईरानियन एम्पायर था वहां का कॉन्सेप्ट था, लेकिन इन्होंने भी उसको अपनाया था। तो क्षत्रप इनको बोलते थे, यानी कि नॉर्दर्न क्षत्रप यानी कि उत्तरी क्षत्रप में पंजाब और सेंट्रल इंडिया के रूलर यानी कि तक्षशिला और मथुरा के, और पश्चिमी क्षत्रप में कौन आते थे, उज्जैन और नासिक के रूलर आते। अब देखिए यहाँ पे एक रूलर का नाम लिखा है जिसका नाम है एजी लिसिस। एजिलिसिस को किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा शक रूलर था जिसने अपने सिक्कों पे देवी लक्ष्मी की आकृति को इंस्क्राइब करवाया था, यानी गॉडेस लक्ष्मी की जो आकृति थी उसको खुदवाया था। तो ये कौन है, एजिलिस। ये ऐसा पहला शक रूलर है जिसने क्या किया था, अपने सिक्कों में देवी जो लक्ष्मी थी उसके 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 उसको क्या कराया था, उनकी जो पिक्चर था यानी कि उनके जो पोस्चर था उसको क्या किया था, इंस्क्राइब किया। तो ये भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनता है। जैसे मैंने मथुरा ब्रांच के बारे में बताया था कि इसने लंबे टाइम तक 2nd सेंचुरी तक रूल किया था, और मथुरा ब्रांच को हराने का जो काम किया था वो एक उज्जैन के रूलर थे जिनका नाम तो नहीं पता बट उनका टाइटल पता है, विक्रमादित्य। उन्होंने इनको हराया था, और इसी मेमोरी में उन्होंने विक्रमी संवत को स्टार्ट किया था। वो कई बार एग्जाम में पूछा गया। उज्जैन मैंने बताया कि सबसे लंबे टाइम तक जो रूल करने वाली डायनेस्टी थी वो उज्जैन वाली थी, और इसमें एक फेमस रूलर होगा जिसका नाम था रुद्रदामन, जिसका जूनागढ़ अभिलेख इंपोर्टेंट है। नासिक वाली ने भी काफी लंबे टाइम तक रूल किया, लेकिन जो नाहपान था ये क्षयरात वंश को बिलोंग करता था। इसको एक सातवाहन रूलर थे गौतमीपुत्र सातकर्णी, उन्होंने हरा के कहा जाता है कि मार डाला था। इस तरीके से इस वंश का भी बाद में धीरे धीरे अंत हो गया। तो अब हम इनके ये 5 ब्रांचेस थी जिन्होंने भारत पे शासन किया। तो जैसे मैंने विक्रमादित्य के बारे में बताया था कि हमें 57 BCE में यानी कि 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक शासक जिन्होंने मथुरा ब्रांच के शकों को हराया था और उन्होंने वहां से खदेड़ दिया था, उनका नाम मिलता है। और उन्होंने फिर जब इनको शकों को हराया तो इसकी मेमोरी में उन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल रखा, और इसी मेमोरी में उन्होंने एक कैलेंडर यानी कि संवत को भी आरंभ किया, जिसको क्या बोला जाता है, विक्रमी संवत बोला जाता है। और ये विक्रमी संवत आज भारत का हिंदू कैलेंडर है।
जिसका पहला महीना चैत्र होता है, विक्रमी संवत। तो विक्रमी संवत कब स्टार्ट किया गया? 57 BC में। और उसके बाद ये जो विक्रमादित्य टाइटल इतना फेमस हुआ, कहा जाता है कि भारत के 14 राजाओं ने इस टाइटल को अडॉप्ट किया, और जो भी किसी फॉरेन पावर को हराता था, खासकर शकों को, वो अपने नाम के आगे विक्रमादित्य का टाइटल रखता था। जैसे आगे हम देखेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। अंतिम जो विक्रमादित्य है वो हेमू विक्रमादित्य था, जो अकबर से हार गया था पानीपत के दूसरे युद्ध में, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार विक्रमादित्य का जो टाइटल था वो 14 राजाओं ने लगाया, और पहला विक्रमादित्य यही उज्जैन के शासक थे जिन्होंने किसको हराया था? शकों को हराया। और इसी मेमोरी में उन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल भी लगाया, और एक नए कैलेंडर या इरा की स्टार्टिंग की, जिसको हम क्या बोलते हैं? विक्रमी संवत बोलते हैं। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारे फैक्ट हैं जो एग्जाम के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट। अब देखिए, हम जो उज्जैन का के शक थे, जिनको वेस्टर्न क्षत्रप भी बोला जाता है, इनका जो वंश था वो कादर्मक वंश था, और इसमें 3 रूलर फेमस है। एक तो चस्टाना, ये पहला रूलर था, ये फाउंडर था चस्टाना। और इसने जो रूल किया था, माना जाता है कि 78 से 130 CE तक इसने रूल किया, और ये पहला रूलर था, और इसको हम संस्थापक भी बोलेंगे, कादर्मक वंश। लेकिन जो सबसे फेमस रूलर है रुद्रदामन है, जिसने 130 से 152 CE तक शासन किया। सबसे फेमस जितने भी शक रूलर थे उसमें सबसे फेमस ही यही है, ये, और उसके बाद थोड़ा बहुत नहपान। और ये क्यों फेमस है? किसके लिए? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ अभिलेख फेमस। जूनागढ़ अभिलेख के लिए हमें अभी डिटेल पढ़ते हैं। जूनागढ़ अभिलेख में इसकी विक्ट्रीज के बारे में बताया है, और जो अंतिम रूलर था इसका वो रुद्रसिंह थर्ड था, जिसको गुप्तों के टाइम पे, क्योंकि मैंने बताया था कि इस डायनेस्टी, इस जो ब्रांच थी उज्जैन वाली ब्रांच, इन्होंने 4th सेंचुरी तक बहुत लंबे टाइम तक शासन किया, और इनको फिर किसने हराया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड ने रुद्रसिंह थर्ड, जो कि इस ब्रांच का सबसे लास्ट रूलर था, उसको हरा के इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, क्योंकि ये क्षेत्र व्यापार की दृष्टि से बहुत प्रमुख था, और यहाँ पे भड़ौच पड़ता था, और भड़ौच से बहुत सारा ट्रेड होता था। उसी का फायदा इस क्षत्रप को हुआ, और इन्होंने काफी लंबे टाइम तक शासन किया। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में आपको बहुत सारे फैक्ट ध्यान में रखने। पहली चीज जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये शुद्ध संस्कृत में भारत का पहला अभिलेख है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि पहला संस्कृत का अभिलेख वो कौन सा है, तो जूनागढ़ अभिलेख में, जैसे मैंने बताया कि 20 लाइन है। इसमें से पहली से जो 8 लाइन है वो किसके बारे में? वो सुदर्शन लेख के बारे में। एक्चुअल में जो सुदर्शन लेख है, इसका जिक्र एनिशिएंट इंडिया में बहुत बार आएगा। सुदर्शन लेख के बारे में मैं बता दूं कि इसमें 4 जो शासक है उनका उल्लेख है। 4 शासक कौन कौन से? रुद्रदामन तो है ही, उसके अलावा इसमें सबसे पहले किसका उल्लेख है? चंद्रगुप्त मौर्य का। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में उसका जो गवर्नर था उसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य, उसने इसका निर्माण कराया। तो निर्माण किसने कराया है? पुष्यगुप्त वैश्य ने। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के जो पोता था अशोक, उसने इसका पुनर्निर्माण कराया, क्योंकि टूट गई थी। और अशोक के टाइम पे यहाँ का जो गवर्नर था उसका नाम था यौनराज तुसाप, ये नाम भी ध्यान में रखिएगा, यौनराज तुसाप, इसने उसका वो कराया। इसके बाद इसको स्कंदगुप्त ने भी बाद में कराएगा, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पोता था, इसने भी इसका पुनर्निर्माण कराया। और रुद्रदामन तो है, उसका भी है कि उसने भी इसको काम किया। तो 1 से लेकर 8 लाइनों में क्या है? ये सुदर्शन लेख के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अभिलेख कब का, इसको भी ध्यान में रखिएगा, 150 CE। उसके बाद 9वीं लाइन से 20वीं लाइन तक इसमें इसकी विजयों का उल्लेख है कि इसने किसको हराया। तो इसमें बताया कि इसने मालवा को जीता, सौराष्ट्र को जीता, कोंकण रीजन को जीता, और नर्मदा वैली को जीता। और इसने क्या करा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सातवाहनों और इन शकों की आपस में एक राइवलरी थी, तो इसने क्या किया, 2 बार सातवाहन रूलर को हराया। और उस समय जो सातवाहन रूलर था उसका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी का बेटा था, उसका नाम था वशिष्ठिपुत्र पुलवामी। तो वशिष्ठिपुत्र पुलवामी को कहा जाता है कि इसने 2 बार हराया, परंतु इनको मारा नहीं या इनके वंश को नष्ट नहीं किया, क्योंकि इन लोगों के बीच में मैरिटल अलायंस था। ऐसा भी कहा जाता है कि जो रुद्रदामन की बेटी थी उसकी शादी किससे हुई थी? वशिष्ठपुत्र पुलवामी में से हुई थी। इसका मतलब ये उनका दामाद था। तो इस तरीके से इन लोगों के बीच में मैरिटल अलायंस थे। इस वजह से इन्होंने क्या किया था, यानी कि रुद्रदामन ने जो
सातवाहना थे उनको नष्ट नहीं किया, बट हराया था और उनसे कुछ क्षेत्र पे उसने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इस तरीके से बहुत पावरफुल था। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है किससे मिलती है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से मिलती है। तो ध्यान रखिएगा किस लैंग्वेज में है, तो संस्कृत लैंग्वेज में है, बहुत इंपॉर्टेंट है संस्कृत लैंग्वेज। और संस्कृत लैंग्वेज का, संस्कृत भाषा का भारत का पहला इंस्क्रिप्शन है। और लिपि कौन सी होगी? तो लिपि तो भारत वाले हिस्से में ब्राह्मी ही चलती थी, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं। 4 राजाओं का नाम मिलेगा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंदगुप्त। 1 से 8 लाइन में सुदर्शन लेख के बारे में जानकारी मिलेगी। बाकी इसकी विजयों का उल्लेख है और ये भी पता चलता है कि इसने सातवाहनों को पराजित किया था और वो भी 2 बार पराजित किया। आगे हम देखते हैं जो नासिक के शक रूलर थे, इनको भी वेस्टर्न क्षत्रप में बोला जाता है। तो जैसे मैंने बताया नहापान, नहापान क्षयरात वंश से बिलोंग करता था। ध्यान में रखिएगा, पीसीएस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। नहापान कौन से वंश से बिलोंग करता था? क्षयरात, क्षयरात वंश से बिलोंग करता था। और नहापान की जो कैपिटल थी वो नासिक थी। और इसको किसने हराया था? जो अभी मैंने बताया था कि गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये सबसे पावरफुल सातवाहना रूलर है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। इनको हम अभी सातवाहना वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा। सातवाहना क्योंकि एक काफी बड़ा एम्पायर बनाते हैं और लगभग 400 साल तक रूल करते हैं। इतना लंबे टाइम तक किसी भी डायनेस्टी ने भारत में रूल नहीं किया जितना सातवाहनों ने किया। और इसके एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं? तो एक जगह है जोगलथम्बी, नासिक के पास जोगलथम्बी, वहां से हमें 8000 कॉइन्स के करीब मिलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उन कॉइन्स में क्या था कि पहले वो नाहपान के थे, लेकिन बाद में उनके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन करवाया था वो किसने करवाया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कराया था। तो इससे पता चलता है कि इसने इसको हराया और इसके सिक्कों में फिर दोबारा से अपना इंस्क्रिप्शन करवाया। तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखिएगा जोगलथम्बी कॉइन्स, उससे वहां के एविडेंस से हमें पता चलता है। कई बार डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी जिसने 106 से 130 तक रूल किया, सबसे फेमस और सबसे पावरफुल क्या था? सातवाहना रूलर था। और इसने किसको हराया था? नाहपान को हराया था और उसके सिक्कों को दोबारा से इंस्क्राइब कराया। वो कौन से सिक्के हैं? जोगलथम्बी से मिले, नासिक के पास। इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? वो नासिक थी। इस तरीके से हम देखते हैं कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। अब हम देखें तो भारत में जो शक थे उनका क्या इम्पैक्ट था या उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो हम शकों को देखेंगे तो सिंपल सी बात थी, अभी हमने जैसे पढ़ा था कि इन्होंने, इनका जो इंस्क्रिप्शन है यानी कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, वो किस में है? संस्कृत में। तो यानी कि इन्होंने संस्कृत भाषा का प्रमोशन किया। और इवन जो रुद्रदामन था उसने तो क्या किया? संस्कृत भाषा को अपनी कोर्ट लैंग्वेज यानी कि जो राज की भाषा थी यानी कामकाज की भाषा, वो भी किसमें करा? संस्कृत में। यानी कि कोई भारतीय राजा अपना इंस्क्रिप्शन अभी संस्कृत में नहीं लिखवा रहा, तो पहला शासक है जिसने किसमें कराया? संस्कृत में कराया। इससे पता चलता है कि इन्होंने क्या किया? संस्कृत लैंग्वेज को क्या किया था? प्रमोट किया था। इसके अलावा इन्होंने ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही धर्म को समर्थन दिया, इन्होंने सभी धर्मों का रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई, बुद्धिज्म को भी अपनाया, उसके अलावा हिंदुइज्म को भी सपोर्ट किया। तो इनकी जो पॉलिसी थी वो रिलीजियस टॉलरेंस की थी। इन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट चैत्य, विहार, मोनेस्ट्रीज बनाए। इनके जो सिक्के थे जैसे हमने पढ़ा था कि बाइलिंगुअल कॉइन्स थे। बाइलिंगुअल कॉइन्स का मतलब ग्रीक, खरोष्टी और कहीं पे ब्राह्मी भी मिलेगी, उसमें इन्होंने लिखा था। खरोष्टी में भी लिखा था, ब्राह्मी भी में लिखा था। और ये जो सिक्के हैं वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों से मिले। इन्होंने कैवलरी एट लार्ज स्केल यानी कि इन्होंने घुड़सवार बहुत अच्छे से यूज किए। घुड़सवारों, इनके घुड़सवारों की खास बात थी कि इन्होंने क्या करा था कि पॉइजन वाले जो तीर थे उनका भी यूज किया। और चलता हुआ घोड़ा, दौड़ते हुए घोड़े में तीर चलाता था, जिससे कि वार की जो इफिशिएंसी थी वो बेटर हो गई। और इन्होंने क्या करा कि जो ये खासकर जो फॉरेनर लोग थे, घोड़े पे इन्होंने लगाम लगवाई और उस पर स्टाइडअप, टो स्टाइडअप जिसमें आप आराम से सकते हो, और उसके अलावा उस पर जीन लगा दी और चलते हुए घोड़े से तीर मारना इनकी खास बात थी। इससे क्या था कि इनकी जो इफिशिएंसी थी वो बहुत अच्छी हो गई, इन्होंने भारतीयों को पराजित किया। और ट्रेड एंड कॉमर्स तो नॉर्मल सी बात थी, बहुत अच्छी चीज़ थी जो इनके वजह से चलती थी। क्योंकि वो जो रूट था सिल्क रूट वाला, हम पढ़ेंगे उसको आगे, वो वाला हिस्सा कनेक्ट हो जाता था पूरा रोम से, और वहाँ से फिर ट्रेड होता था। इस तरीके से उन्होंने जो ट्रेड एंड कॉमर्स था वो उसको डेवलप किया। और इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं? सिक्के वगैरह भी जारी कर रहे हैं। हालांकि इंडो ग्रीस के टाइम से ही वो स्टार्ट हो चुका। अब देखिए नेक्स्ट जो रूलर आते हैं उनका नाम है पार्थियंस। पार्थियंस को पहलव बोला जाता है। और ये पार्थियंस ईरानियन ओरिजिन के थे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इनको भी पुश किया था। और कई बार जो हम पढ़ते हैं शक पार्थियंस या शक पल्लव को एक साथ पढ़ते हैं, पुराणों में भी इनके बारे में जिक्र है शक पहलव, क्योंकि इन्होंने पैरेलली भारत में एक ही टाइम पर रूल किया। कुछ हिस्से पे शकों ने, कुछ हिस्सों में पहलवों ने। तो टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ 1st सेंचुरी BC पार्थियन गेन कंट्रोल ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो इनकी जो कैपिटल थी
वो वही आपकी तक्षशिला थी, राजधानी इनकी तक्षशिला थी, उस क्षेत्र पे इन्होंने कब्जा कर लिया। और जैसे मैंने बताया था कि ये कहाँ के थे, ईरानियन ओरिजिन, यानी कि ईरानी मूल के थे, ईरानी मूल के लोग थे। और जैसे मैंने बताया था कि शक और पार्थियंस ने पैरेलली रूल किया, इसलिए इनको एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट या पुराणों में क्या मेंशन किया, शक पार्थियंस या शक पहला। तो इन्होंने पैरेलल रूल किया, इसलिए शक पहला एक साथ, लेकिन दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। शक और पहलव यानी कि पार्थियंस इन्होंने भारत में पैरेलली रूल किया, इसलिए इनको साथ भी बोला जाता है, शक पहलव। लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों अलग हैं, शक सीथियंस है, पहलव पार्थियंस, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। कैपिटल तक्षशिला है। पहला रूलर कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो मिथ्रीडेट्स पहला रूलर था इनका, इसको भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो मोस्ट फेमस रूलर है इनका, उसका नाम है गोंदो फर्नीस। अब देखिए गोंदो फर्नीस क्यों फेमस है भारत में, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोंदो फर्नीस, एक तो इसका अभिलेख मिलेगा जिसको तख्ते बही बोलते हैं, वहां पे इसके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, इसके टाइम पे एक क्रिश्चियन मिशनरी भारत में आए थे जिनका नाम था सेंट थॉमस, और ऐसा माना जाता है कि भारत में क्रिश्चियनिटी की जो स्टार्टिंग की थी वो सेंट थॉमस ने की थी। वो इनके दरबार में आए, उन्होंने भारत में क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया, फिर वो केरला गई, केरला के बाद मद्रास यानी चेन्नई के पास एक जगह म्यालपुर, वहां पे उनका एसोसिनेशन हुआ, यानी कि उनको मार दिया। तो ये इस चीज के लिए फेमस, तो ध्यान रखिएगा। तो गोंदो फर्नीस पहली चीज, इसका अभिलेख है तख्ते बही अभिलेख, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तख्त ए बही अभिलेख। अफगानिस्तान में जो कंधार है और मजार शरीफ के बीच में ये तख्ते बही अभिलेख है, एक चट्टान पे है, उस पर लिखा गया है गोंदो फर्नीस के बारे में। नाम मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है गोंदो फर्नीस, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और मैंने बताया था कि क्रिश्चियन मिशनरी सेंट थॉमस इसी के दरबार में आए थे, और बाद में वो कहाँ चले गए, केरला चले गए, और केरला में फिर वो चेन्नई के पास एक जगह है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, म्यालपुर, म्यालपुर, वहाँ पे उनका एसोसिनेशन यानी कि उनका मर्डर हो गया, उनको किसी ने मार दिया, और आज भी उनका मकबरा वहाँ पे सिचुएटेड। तो पहली क्रिश्चियन मिशनरी आपसे पूछेंगे तो कौन, सेंट थॉमस। किसके दरबार में आए थे, गोंदो फर्नीस के दरबार में। और कहाँ मारे गए, मद्रास में, चेन्नई के पास, म्यालपुर में। कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिससे गोंदो फर्नीस के बारे में जानकारी मिलती है, तो तख्ते पे इंस्क्रिप्शन, इससे आप पता कर लीजिए। अब देखिए, अब हम जाते हैं कुषाणों के बारे में। कुषाण जिन्होंने सबसे बड़ा एम्पायर बनाया था, मोस्ट पावरफुल एम्पायर, और इसी में एक रूलर होगा जिसका नाम था कनिष्क, जिसको सेकंड अशोका भी बोला जाएगा, क्योंकि उसने अशोक की तरह बुद्धिज्म को पूरी दुनिया में फैलाया और विश्व धर्म बनाने में एक बहुत बड़ी मदद करी। हालांकि वो महायान बुद्धिज्म का फॉलोवर था, उसको हम आगे देखेंगे। तो स्टार्टिंग लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था जो कुषाणास थे वो यूची ट्राइब से बिलोंग करते थे, यानी कि जो चाइना के उत्तर में रहती थी, आज जहाँ पे तुर्किस्तान है उस रीजन में, यानी कि यूची ट्राइब, इनको तोचारियंस भी बोलते हैं, यूची कबीला, तोचारियंस। और एक्चुअल में ये क्या करना चाहते थे, ये कहाँ अटैक करना चाहते थे, चाइना की मेनलैंड में, परंतु आपने पढ़ा था कि वहां पे चाइना की ग्रेट वॉल बन गई, तो इसलिए इन्होंने फिर भारत की ओर रुख किया। इन्होंने सीथियंस को प्रेशर डाला, पार्थियंस को प्रेशर डाला, और धीरे धीरे भारत में घुस गए और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो इस टाइप की रीजन जो सेंट्रल एशिया का है वहां से ये बिलोंग करते थे। तो नोमैडिक पीपल फ्रॉम द स्टेपी ऑफ नॉर्थ सेंट्रल एशिया, यानी कि उत्तरी मध्य एशिया के ये नोमैडिक यानी घुमंतु लोग थे, और यूज टू लिव इन द नेबरहुड ऑफ चाइना, चाइना के पड़ोस में रहते थे। द कुशाणास वाज ब्रांच ऑफ यूची ट्राइब, जैसे मैंने बताया, हु मूव टू द काबुल वैली एंड सीज द गंधारा रीजन। तो पहले ये कहाँ जाना चाहते थे, चाइना जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गया, तो इनका जो रूट था वो डिस्टर्ब हो गया। अब ये भारत की तरफ आए, और भारत की तरफ आके इन्होंने क्या किया, सबसे पहले काबुल वैली को ऑक्यूपाई किया और गंधा रीजन को अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद ये लगातार क्या करेंगे, भारत पर आक्रमण करेंगे। इनकी भी बहुत सारी ब्रांचेस थी, परंतु जो सबसे फेमस जो रूलर है वो आपके कजुल कैटफिसिस और भीमा कैटफिसिस है। अब देखिए, तो हम अर्ली रूलर्स के बारे में देखिए, कनिष्क के बारे में तो हम डिटेल में देखेंगे। तो जो कजुल कैटफिसिस है, नाम थोड़े से अजीब से हैं बट ध्यान रखिएगा, कजुला कथफिस, इसको कैटफाइसिस फर्स्ट भी बोलते हैं, या हिंदी में कथफिस फर्स्ट भी बोलते हैं। और ये इसका संस्थापक था भारत में, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, आपका कजुल कैटफिसिस था। इसने अपने सिक्के भी जारी किए, और हालांकि इसने जो सिक्के जारी किए थे उसमें इसका नाम भी मेंशन है। और इन दोनों ने मिला के दूसरा जो इसका रूलर है विम कथफिस, या इसको कैटफाइसिस सेकंड भी बोला जाता है, कैटफाइसिस सेकंड, हिंदी में कथफिसिस, वास्तविक संस्थापक था, क्योंकि इसने मथुरा तक के जो क्षेत्र था उसको कब्जा कर लिया था, वास्तविक
संस्थापक था। और जो भीम कैटफासिस था ये भगवान शिव का उपासक था, और इसने अपने जो सिक्के थे उन सिक्कों में क्या करा था, एक तरफ भगवान शिव उनका जो वाहन है नंदी और त्रिशूल उसको खुदवाया, इंस्क्राइब करवाया, और एक तरफ लिखवाया महेश्वर। उससे पता चलता कि भगवान शिव का उपासक था। इसने भारत के पूरे नॉर्थ वेस्ट जो रीजन था उसको कैप्चर कर लिया। यानी कि जब कनिष्क रूलर बना ऑलरेडी उसके पास एक विशाल साम्राज्य था, और उसी पे फिर जो कनिष्क था उसने एक महान साम्राज्य की स्थापना करी, और इवन चाइना में भी आक्रमण किया, और चाइना की कुछ टेरिटरी खोतान वगैरह उस सब पे कैप्चर कर लिया था। अब देखिए भीमा कनकर्ड द होल नॉर्थ वेस्ट इंडिया एज फार एज मथुरा, तो मथुरा तक के क्षेत्र को इसने जीता। भीमा वॉज डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, अभी मैंने बताया था। हिज गोल्ड कॉइन्स इंस्क्राइब द इमेज ऑफ शिवा, नंदी, ट्राइडेंट यानी कि त्रिशूल, और दूसरी टाइप उसने क्या लिखा था, महेश्वर। तो ये ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा रूलर था जिसने अपने सिक्कों पर गोल्ड कॉइन्स में महेश्वर लिखाया था, तो वो कौन था आपका, भीम कैटफासिस या कैटफासिस टू या कथफिस सेकंड इसको बोलते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि वीमा इशूड गोल्ड कॉइन्स विच इन्फ्लुएंस्ड सब्सिक्वेंट कुशाना मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि बाद के काल में जो कुशाणों की मॉनेटरी पॉलिसी थी उसको स्टार्ट करने का जो क्रेडिट जाता है वो इसी को जाता है। हालांकि जो कुषाण थे उन्होंने सभी देवी देवताओं के सिक्के जारी किए। अगर हम कनिष्क के बारे में बोले तो उसने बुद्धिज्म को अपनाया था, परंतु ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ बुद्धिज्म के ही सिक्के जारी किए, उसने और भी जो इंडियन गॉड्स थे, ग्रीक गॉड्स थे, और उसके अलावा अपने खुद के फोटो के जो सिक्के थे वो भी जारी किए। तो इससे पता चलता है कि इनकी जो पॉलिसी थी वो रिलीजियस टॉलरेंट थी। और इसने जब बहुत बड़े क्षेत्र को जीता तो अपने जो सिक्के थे उन पर इसने ये भी लिखा है, लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व का अधिपति, इसने ऐसा लिखा है। तो ये भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए आगे जो हम पढ़ेंगे कनिष्क, तो पहले ये नहीं पता था कि भाई कनिष्क और भीम के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि कुछ गैप दिखाई दे रहा था। लेकिन एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसको रबातक इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, अफगानिस्तान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रबातक अभिलेख। इस अभिलेख से हमें कुछ जानकारी मिलती है। ये एक रॉक इंस्क्रिप्शन है, यानी कि शिलालेख है, शिलाभिलेख, जैसे अशोक लिखा था शिलालेख है, और इसमें पूरी जानकारी दी गई है। और ये किस लैंग्वेज में, ये भी ध्यान रखना, बैक्टीरियन लैंग्वेज और ग्रीक स्क्रिप्ट में है। 1993 में मिला अफगानिस्तान, वही वाला इलाका मजार शरीफ के आसपास का इलाका, वहां से मिला। और इसमें किसके बारे में मेंशन है, इसमें विम कैटफिशिस के बारे में, जो विम कथफिश है उसके बारे में लिखा है कि वो किसका बेटा है, वो विम तकुता का बेटा है, यानी कि जो विम कथफिश है वो विम तकुता का बेटा है, एंड द फादर ऑफ कनिष्क। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो विम कथफिश था वो किसका फादर है, कनिष्क, यानी कि जो कनिष्क है वो एक्चुअल में विम कथफिश का बेटा है, और इसके विम कथफिश के पिता का नाम क्या है, विम तकुता। तो ये किससे हमें जानकारी मिलती है, रबातक अभिलेख। तो ध्यान रखिएगा, रबातक अभिलेख अफगानिस्तान में मिला है, ये बैक्टीरियन लैंग्वेज और ग्रीक स्क्रिप्ट में है, और यहाँ से हमें विम कैथफिशिस और कनिष्क के रिलेशन की जानकारी मिलती है कि कनिष्क उसका बेटा था, और विम के जो फादर थे उनका नाम विम तकुता था। तो ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। आगे हम देखते हैं कनिष्क के बारे में। 78 CE से इसने अपना रूल स्टार्ट किया और 120 तक इसने रूल किया, और 78 AD में जब ये रूलर बना तो कहते हैं कि इसने एक कैलेंडर, एक संवत स्टार्ट किया जिसको शक कैलेंडर बोलते हैं। और ये शक कैलेंडर इतना फेमस हुआ कि आज भी भारत सरकार का जो हिंदी डॉक्यूमेंट है उसमें इसी कैलेंडर या इसी संवत का यूज़ किया जाता है। तो शक कैलेंडर भारत के हिंदी डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ होता है, जबकि इंग्लिश डॉक्यूमेंटेशन के लिए आज हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूज़ करते हैं। तो इतना फेमस हुआ। अब ये कहते हैं कि भाई ये कुषाण था, बट इसने शक कैलेंडर क्यों इशू किया, तो इसके बारे में कहा जाता है क्योंकि भारत में जितने भी फॉरेनर्स थे उनको अक्सर शक बोला जाता था। जो भी फॉरेन थे, चाहे वो कुषाण हो या कोई भी हो, उन सबको अधिकतर शक बोलते थे। इस वजह से कहा जाता कि ये जो कैलेंडर था उसका नाम शक कैलेंडर। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था, इसके फादर ने ऑलरेडी इसको काफी हिस्सा जीत के दिया था। जब ये राजा बना, इसके कंट्रोल में अफगानिस्तान है, गंधार है, पंजाब, सिंध, ये वाला रीजन तो है। लेकिन कनिष्क ने क्या किया, पूरा का पूरा जो रीजन था उसको, क्षेत्र को कब्जा किया, और इसने पाटलिपुत्र तक के रीजन को भी जीता। इवन ये बनारस, बोधगया, आगे भी बहुत सारे रीजन था, इधर गंधार, इधर कश्मीर, राजतरंगड़ी में बताते कि कश्मीर को भी इसने जीता, और कनिष्कपुर नामक वहां पे शहर को बनाया था, जबकि श्रीनगर की स्थापना अशोका द्वारा की गई थी, ऐसा राजतरंगड़ी बता रहे। तो और इसने कश्मीर पे भी, कश्मीर के बाद इसने चाइना पे भी अटैक किया। वहां के जो रूलर था पांचाओं से पहली बार हारा, लेकिन उसके बाद उसके बेटे पानियांग को हरा के इसने चाइना के बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया। तो कुछ तो इसके डायरेक्ट कंट्रोल में था, लेकिन लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप इसके प्रभाव में था। इसने सिल्क रूट पे भी कब्जा किया और वहां पे काफी टैक्स भी लगाए। कुषाणों के मैं बताऊंगा सोने के सिक्के सबसे प्योर थे,
कहा जाता है कि इन्होंने बलूचिस्तान के आसपास इनको सोने की खानें मिल गई थी और वहां से सोने से निकाल गया। तो अगर हम पूरे भारतीय इतिहास में देखें तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के इन्हीं के थे। अगर आपसे पूछा जाता कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए तो इंडो ग्रीक्स ने। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसके थे? कुषाणों के। सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स किसने इश्यू किए तो गुप्तों ने इश्यू किए। तो इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उनको ध्यान में रखें। तो जैसे मैंने बताया कि इसने किसकी स्टार्ट की? शक संवत की स्टार्ट की, शक संवत। और ये शक संवत आज भारत सरकार का क्या है? ऑफिशियल कैलेंडर, आधिकारिक संवत है ये कैलेंडर, ऑफिशियल कैलेंडर। और इसने बड़े क्षेत्र पे कब्जा किया। अगर इसका हम एरिया देखें तो काफी बड़े क्षेत्र पे ये कब्जा करता था। उसने क्या करा? मगध क्षेत्र को जीता। मगध क्षेत्र को जीतने के बाद पाटलिपुत्र, बोध गया, सारनाथ, इन सब पे इसने कब्जा किया। बनारस इसके कंट्रोल में था। और कहा जाता है कि पाटलिपुत्र से ही इसको फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर अश्वघोष मिले थे। और बाद में जो अश्वघोष थे उन्हीं के प्रभाव में कहा जाता है कि इसने बुद्धिज्म को भी अपनाया था। अश्वघोष से काफ़ी प्रभावित हुआ। और अश्वघोष बहुत बड़े स्कॉलर थे और कालिदास से पहले अश्वघोष को ही सबसे बड़ा भारत का ड्रामेटिस्ट माना जाता है। और संस्कृत में इन्होंने बुद्ध चरित लिखी है। और बुद्ध चरित के बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में पहली बुक जो संस्कृत में लिखी गई वो यही थी, बुद्ध चरित थी। पहली बुक जो लिखी गई वो अश्वघोष ने लिखी। हालांकि इन्होंने बहुत भी और भी बुक लिखी, सौंदर्यानंद ऐसे करके बहुत सारी भी लिखी, जिसको हमने बुद्धिस्ट लिटरेचर वाले लेक्चर में कवर किया, उसको प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो यहीं से इनको अश्वघोष मिले थे। बाद में जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे मैंने राजतरंगिणी का एग्जाम्पल बताया था, राजतरंगिणी एक बुक है, एक्चुअल में पॉलिटी की बुक है, जिस तरीके से अर्थशास्त्र है। राजतरंगिणी को किसने लिखा है तो ध्यान रखिएगा, एक कल्हड़ नामक व्यक्ति है, यानी कि एक कवि है, उन्होंने लिखा है। और जो राजतरंगिणी है वो क्या है? वो कश्मीर का इतिहास है। तो इससे जानकारी मिलती है कि जो कनिष्क था, कनिष्क ने कश्मीर को आक्रमण करके जीता और कनिष्कपुर नामक शहर की स्थापना करी, यानी कश्मीर का इतिहास है। और यहाँ पे इसने जीता और किसकी स्थापना की? कनिष्कपुर नामक शहर की स्थापना करी। जैसे मैंने बताया था कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। तो ये भी जानकारी हमें किससे मिलती है? राजतरंगिणी से मिलती है। तो इंपोर्टेंट बुक है, इसका रेफरेंस बार बार आएगा। आगे हम देखते हैं, ये इसकी टेरिटोरियल बाउंड्री यानी कि एम्पायर का साइज है जो इसके डायरेक्ट कंट्रोल में था। तो अगर हम देखें ऊपर कश्मीर तक है, यहाँ इधर हम देखें तो गांधार तक इसके डायरेक्ट कंट्रोल में है, इधर अगर हम देखें तो वाराणसी तक इसके डायरेक्ट कंट्रोल में, इधर मालवा रीजन तक डायरेक्ट कंट्रोल में है। और इधर अगर हम देखें तो मथुरा इसकी सेकेंड कैपिटल थी और पहली जो कैपिटल थी पुरुषपुर यानी कि पेशावर आज का जो पेशावर था और उस समय इसको पुरुषपुर बोलते थे, वो राजधानी थी। दूसरी राजधानी मथुरा थी और मथुरा से ही इसका एक हेडलेस स्ट्रक्चर मिला है, यानी कि जिसका मूर्ति मिली है उस मूर्ति में इसको लंबा कोट बूट ऐसे पहने हुए दिखाए गए। इससे पता चलता है कि धीरे धीरे जो ये फॉरेनर्स थे इन्होंने भारत के जो पहनावा था, पैंट कोट शूट बूट टोपी हेड वगैरह, ये सब भी इन्होंने स्टार्ट किया। तो मैंने जैसे बताया कि जो इंडियन कल्चर था और जो फॉरेन कल्चर था वो इंटरमिंग हुआ और आज हमारा जो भारत का जो कल्चर था वो धीरे धीरे डेवलप हुआ। इस तरीके से एक विशाल एम्पायर था, लेकिन ये यहाँ तक भी नहीं रुका। इसने क्या करा, फिर चाइना पे अटैक किया, क्योंकि चाइनीज जो थे वो सिल्क रूट को कंट्रोल करते थे और उन्होंने लगभग सिल्क किस तरीके से बनता है उसकी जो टेक्निक थी वो किसी को नहीं बताया था। इसलिए ये चाहता था कि सिल्क रूट पे कब्जा करके वो उस पर टैक्स वसूल करे, क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर उसको चलाने के लिए इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, इतने एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको सैलरी भी आपको कैश में देनी है। तो क्योंकि मैंने बताया था कि अशोक के बाद सबसे बड़ा एम्पायर इसी का है, इसलिए इसको सेकंड अशोका भी बोला जाता है, चाहे बुद्धिज्म से रिलेटेड देखें एम्पायर के उसमें देखें। तो जैसे इसने 2 बार अटैक किया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पहला अटैक इसने जब किया तो उसमें पांचाओ शासक थे और पांचाओ की वजह से क्या हुआ कि ये हार गए, यानी कि पहली बार इसको हार का सामना करना पड़ा पहले अटैक। लेकिन दूसरी बार पांचाओ मर चुके थे तो उनका जो बेटा था ये पान यंग सन, ये किसका बेटा है? पांचाओ का ही बेटा है। इस बार क्या हुआ, कनिष्क की जीत हुई और जीत के बाद कहा जाता है कि उसने जो चाइनीज राजकुमारी थी उससे भी शादी करी और बहुत सारे जो रीजन थे उसको कासगर यारकंद है ना खोतान, ये जो क्षेत्र थे ये भी इसको पता मिल गए। इससे क्या था कि जो सिल्क रूट था उस पर इसका नियंत्रण हो गया और इसने खूब सारा टैक्स वसूला और इसलिए इतने सारे सोने के सिक्के जारी किए। तो ये भारत का शासक कह सकते हैं कि पहला शासक था जिसने विदेश में भी आक्रमण किया। और हालांकि साउथ में देखेंगे तो इसके बाद चोल आएंगे जो
फॉरेन टेरिटरी पे अटैक करेंगे। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो उसके अलावा किसी ने भी बाहर जाने की कोई ज़्यादा कोशिश नहीं करी, क्योंकि भारत में ऑलरेडी सब कुछ था। बट सिल्क रूट एक इंपॉर्टेंट रूट था, शायद उसी के लिए इसने उस क्षेत्र पे कब्जा करने की कोशिश करी। इस तरीके से चाइना के काफ़ी बड़े क्षेत्र पे इसने कब्जा किया। अब कनिष्क के कॉइन्स को आप देखोगे तो जैसे मैंने बताया, हालांकि अशोकोस के प्रभाव में वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था, बट उसके जो कॉइन्स थे वो बहुत सारी जगह से मिले, जैसे मथुरा, वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती से पता चलता है कि ये क्षेत्र इसके कब्जे में था। हालांकि ये जैसे मैंने बताया बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो चुका था, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट सिक्के मिलते हैं, और भी सिक्के मिलते हैं। कई सिक्कों में इसने खुद की मूर्ति को बना रखा है। कहा जाता है कि जो कनिष्क था उसने खुद का मंदिर भी बनवाया था। जैसे अगर हम देखें कि रोमन एम्पायर स्टार्टिंग में जब उन्होंने क्रिश्चियनिटी को नहीं अपनाया था तो वो अपने मंदिर बनाते थे, अपनी खुद की पूजा करवाते थे। उनका मानना था कि देवपुत्र हैं, जैसे इसने भी टाइटल लिया था, देवपुत्र का टाइटल लिया था। और भारत में भी एक रोमन एम्पायर है अगस्टस, उसका टेम्पल मिलता है। इसी तरीके से इनके भी मंदिर मिले कुषाणों के, ये खुद की अपनी पूजा करवाते थे, ऐसा पता चलता है। तो अपने सिक्कों में इसने खुद को भी लिखा है, बुद्धा की, भगवान बुद्ध की है, बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की, विष्णु वगैरह की फोटो है, ग्रीक गॉड्स अपोलो वगैरह की भी फोटो है। इससे पता चलता है कि इनकी जो पॉलिसी थी वो रिलीजियस टॉलरेंट थी, यानी कि सभी का सम्मान करते थे। हालांकि जो कनिष्क था उसने बुद्धिज्म को अपनाया था। अब एक सारनाथ अभिलेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारनाथ अभिलेख। अब देखिए जो संस्कृत सारनाथ अभिलेख है उससे हमें इसकी अचीवमेंट्स के बारे में जानकारी मिलती है, किसकी, कनिष्का की। तो कनिष्का की अचीवमेंट यानी कनिष्क ने क्या क्या करा, कहाँ कहाँ जीता, उस सारी जो अचीवमेंट है वो संस्कृत में लिखी है। और ये किसके ऊपर लिखा है, बाला बोधिसत्व। बोधिसत्व का एक सेपरेट लेक्चर मैंने डाला है। तो मैंने बताया था कि जो बोधिसत्व है वो ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्वाण की अंतिम अंतिम स्टेज में है, बट वो ऐसा नहीं करेंगे जब तक पूरी दुनिया को निर्वाण ना मिल जाए। तो वहाँ पे बहुत सारे बोधिसत्व हैं, तो उसी में से एक बोधिसत्व है बाला बोधिसत्व, उनके ऊपर ये इंस्क्रिप्शन लिखा है। और इसी ने क्या किया था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज करवाया था। कहा जाता है कि फोर्थ बुद्धिस्ट जो काउंसिल थी उसमें जो बुद्धिज्म था वो हमेशा के लिए दो भागों में बट गया, एक था महायान और एक था हीनयान। और इसने महायान धर्म को प्रोपोगेट किया। महायान का मतलब यहाँ पे आपको क्या करना था, यहीं पे बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आया था, यानी कि आपको बोधिसत्व की कृपा से क्या मिल जाएगा, निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। और हीनयान में आपको क्या करना था, खुद से अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना था। यानी कि जो महायान बुद्धिज्म था, यहाँ पे जो भगवान बुद्ध थे उनको गॉड बना दिया गया, और अब क्या होगा, इमेज वर्शिप स्टार्ट हो जाएगी। और धीरे धीरे जो बुद्धिज्म था उन्होंने संस्कृत को अपना लिया था, और यहाँ से फिर धीरे धीरे हम देखेंगे जो संस्कृत थी वो बुद्धिज्म का पार्ट बन गई और कहीं ना कहीं डिक्लाइन का कारण बनी। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसके अगर हम प्रेसिडेंट को देखेंगे, अध्यक्ष को देखेंगे, प्रेसिडेंट को देखेंगे तो उनका नाम था वसुमित्र, जिन्होंने महाविभाषा शास्त्र बुक लिखी है बुद्धिज्म पे। और इसी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के अगर हम वाइस प्रेसिडेंट को देखें, उपाध्यक्ष को, तो उनका नाम था अशोघोष। एक्चुअल में अशोघोष को ही प्रेसिडेंट बनना था, लेकिन जब उनके गुरु आए तो उनके सम्मान में उन्होंने उचित नहीं समझा और वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया। और हालांकि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की ऑर्गेनाइज करने का जो सलाह दी थी वो पार्स ने दी थी, एक पार्स बहुत विद्वान थे, उनके बारे में हम देखेंगे। तो इस तरीके से जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो इंपॉर्टेंट है। इसने क्या किया, महायान बुद्धिज्म को प्रोपोगेट किया। और अशोक ने क्या करा, पूरे सेंट्रल एशिया में, चाइना वगैरह में, जैसे कनिष्क ने अशोक की तरह, जैसे अशोक ने बुद्धिस्ट मिशनरी को भेजा था, धम्म मिशन को भेजा था, इसी तरीके से इसने भी बुद्धिस्ट मिशनरी को भेजा चाइना वगैरह में हर जगह पे, और वहाँ बुद्धिज्म को फैलाया। तो जिस तरीके से अशोक ने काम किया बुद्धिज्म को फैलाने का, उसी तरीके से इसने भी किया। बट अशोक ने हीनयान बुद्धिज्म को फैलाया था, ओरिजिनल बुद्धिज्म को, इसने महायान बुद्धिज्म को फैलाया। और कहा जाता है कि उस क्षेत्र में जो आज का बामियान वहाँ है, वहाँ पे इसने भगवान बुद्ध के बड़े बड़े स्टैचू भी बनवाए, क्योंकि भगवान बुद्ध को अब एक गॉड माना जाने लगा, जबकि हीनयान में वो एक सिर्फ धार्मिक गुरु थे, और यहाँ पे उनकी मूर्तियां बना के, उनकी विशालकाय मूर्ति बना के उनकी पूजा की जाने लगी। इस तरीके से बुद्धिज्म क्या बना, विश्व धर्म बना, इसलिए इसको सेकेंड अशोका भी बोला जाता है। आगे हम देखते हैं कि कनिष्क ने, कहा जाता है कि पेशावर या पुरुषपुर में एक महान स्तूप भी बनाया था। और आगे आने वाले जो यात्री हैं जैसे फाहियान और बाद में अल-बरूनी, वो इस स्तूपा की बात करते हैं। क्या है, जैसे स्तूपा एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, हालांकि वैदिक कॉन्सेप्ट है, इसको हम आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर में बहुत डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद अशोका ने 84,000 स्तूपास को बनाया था। लेकिन इसका जो स्तूपा था, कहा जाता है कि ये उस समय की विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, और ये 80 फीट ऊंची थी, ऐसा भी बताया जाता है, जो फाहियान अपने ह्वेनसांग अपने उसमें लिख रहा है। और ह्वेनसांग को यहाँ पे एक ये स्तूपा तो उसने देखा ही देखा, और यहाँ पे उसको भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र भी मिला। एक्चुअल में ये जो भिक्षा पात्र था, ये कहा जाता है कि जो
कनिष्क था, जब उसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था तो वहां से उसको अश्वघोष को तो लेके आया, साथ में भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र जिसमें भगवान बुद्ध भिक्षा ग्रहण करते थे वो उसको भी लेके आए। तो ह्वेनसांग ने भी इसकी पूजा की थी भिक्षा पात्र की, और यहाँ पे उसने स्तूपा की भी वर्शिप की थी। तो ये स्तूपा बहुत बड़ा था, जैसे मैंने बताया कि मल्टी स्टोरी था और उस समय की टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, लेकिन बाद में ये डिस्ट्रॉयड हो गया। अब इसके अवशेष वहाँ पे आपको मिलेंगे। इसका वर्णन कौन कर रहे हैं? चीनी यात्री ह्वेनसांग भी कर रहे हैं और अरब यात्री अल बरूनी। ह्वेनसांग ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है सी यू की, उसमें इसका वर्णन कर रहा है, और अल बरूनी किसमें कर रहा है? ताकीक-ए-हिंद। ह्वेनसांग के लिए एक स्पेशल लेक्चर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिए। तो ये स्तूपा है, बहुत बड़ा स्तूपा, शायद इतना बड़ा स्तूपा भारत में कभी नहीं बना था, हालांकि आज इसके अवशेष आपको मिले। अब देखिए कनिष्क भी जैसे विद्वानों, क्योंकि खुद भी विद्वान था और विद्वानों का संरक्षण था। वैसे भी आपको पता है कि जितने भी महान शासक भारत में हुए हैं उन्होंने विद्वानों का संरक्षण किया। तो इनके दरबार में 5 प्रमुख व्यक्ति थे जिनको पंचरत्न बोला जाता है। तो पंचरत्न कौन कौन से हैं? पंचरत्न इसमें देखिए वसुमित्र है, वसुमित्र जो अभी हमने पढ़े थे, जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के क्या थे? चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे। इन्होंने एक बुक लिखी है महाविभाषा शास्त्र, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। अब धीरे धीरे संस्कृत स्टार्ट हो चुकी थी तो सब लोग संस्कृत में ही लिखते थे। अश्वघोष का नाम तो आपने सुना ही है। अश्वघोष जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी, बुद्धिस्ट काउंसिल भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने डिटेल में कवर किया। अश्वघोष जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसके वाइस चेयरमैन थे। इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित मतलब बुद्ध की बायोग्राफी, इसमें पूरे बुद्ध का जीवन परिचय है, यानी कि उनके जन्म से पूरा का पूरा परिनिर्वाण तक। और ये किसमें लिखी है? ये इसमें ध्यान रखिएगा, फर्स्ट बुद्धिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। तो संस्कृत लैंग्वेज की पहली वो पार्श्व मैंने बताया था कि ये बौद्ध विद्वान थे ये भी, और इन्हीं की सलाह पे उसने बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की थी। इन्हीं की एडवाइस पे बुद्धिस्ट काउंसिल, जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई थी, इन्हीं की सलाह पे हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है किसकी सलाह पे, तो सलाह इन्होंने दी थी, प्रेसिडेंट ये थे और अश्वघोष। और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर। और यहीं पे बुद्धिज्म हमेशा के लिए 2 भागों में बढ़े। चरक ये बहुत बड़े फिजिशियन थे, और चरक की एक बुक है फेमस, चरक संहिता, जिसमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, और ये बहुत फेमस है, आयुर्वेद की पुस्तक है। नागार्जुन भारत के महान विद्वान, आइंस्टाइन भी बोला जाता है, बट आइंस्टाइन से भी महान थे। इन्होंने बुद्धिज्म में शून्यवाद का कॉन्सेप्ट दिया और बहुत माध्यमिका सूत्र नामक रचना भी की। शून्यवाद, जीरो। शून्यवाद का सिद्धांत क्या था कि जैसे भगवान बुद्ध ने निर्वाण की बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भिक्षु या कोई भी व्यक्ति निर्वाण की भी चाह रख रहा है तो वो भी इच्छा है, तो उन्होंने कहा जीरो हो जाओ। जिस तरीके से ब्लैक होल में सब कुछ समा जाता है, उसी तरीके से जब आपकी कोई भी इच्छाएं नहीं होगी तो फिर सब कुछ आपके में समा जाएगा और आपको इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इनका। इसके अलावा इसने एक ग्रीक इंजीनियर था, उसको भी पैट्रोनाइज किया, जिसका नाम था एगिसिलास। उसको पैट्रोनाइज किया, ये बहुत बड़ा इंजीनियर था। और फिर इसके बाद भी कुछ रूलर हुए, हुइस्क हुआ है ना, कनिष्क सेकेंड हुआ, बट वो सब उतने फेमस नहीं थे। फाइनली जो लास्ट रूलर था वासुदेव थे, कई बार लास्ट रूलर पूछ लेते। इसके बाद जो आपका कुषाण वंश था उसका है। इस तरीके से हम देखेंगे कि कुषाण थे जिन्होंने भारत में एक बड़ा एम्पायर बनाया, और वो जो एम्पायर था वो अशोका के बाद बहुत बड़ा एम्पायर था, और इनके कुछ कंट्रीब्यूशन भी, अचीवमेंट भी है, क्योंकि इतने विशाल का एम्पायर को इन्होंने बनाया था। तो सबसे पहले जैसे इनके काल में संस्कृत लिटरेचर अभी हमने पढ़ा, क्योंकि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद बुद्धिज्म में भी संस्कृत को अपना लिया, और धीरे धीरे जैनों ने भी अपना लिया। इस तरीके से भारत में बहुत ज़्यादा संस्कृत लिटरेचर लिखा जाने लगा। इवन इसके बाद जो बुद्धिज्म की सारी बुक्स थी वो संस्कृत में लिखी गई। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इनको ऑर्गेनाइज किया, अभी हमने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में डिटेल में पढ़ा, कुंडलवन कश्मीर में। और यहाँ पे क्या था, बुद्धिज्म 2 भागों में बैठ गया, महायान और हीनयान। इसने महायान बुद्धिज्म को सपोर्ट किया, यानी कि कनिष्क ने, और बुद्धिस्ट मिशनरी को भेजा, इससे बुद्धिज्म विश्व धर्म बन गया। ट्रेड एंड कॉमर्स, क्योंकि सिल्क रूट पे कब्जा किया, उससे नॉर्मल सी बात है, ट्रेड एंड कॉमर्स काफ़ी फैला। और गंधारा और मथुरा आर्ट ये डेवलप हुए, खुद के मंदिर बनाए, जैसे अभी हमने कनिष्क के बारे में पढ़ा था। तो गंधारा और मथुरा आर्ट में क्या
अगर हम डिफरेंस देखें, हालांकि इसको आर्ट एंड कल्चर में डेवलप करेंगे, तो देखिए गंधारा आर्ट में आप देखेंगे तो पहली चीज़ इसका जो कोर था वो बुद्धिज्म था, यानी कि यहाँ पे जो मूर्तियाँ बनी है भगवान बुद्ध की बनी है। बट जो मथुरा आर्ट है वो उसमें वो तीनों है, उसमें बुद्धिज्म तो है ही है, बट वहाँ पे जो मूर्तियाँ बनेंगी जैनिज्म की भी बनेंगी और हिंदुइज्म यानी कि जो हिंदू देवी देवता है उनकी भी बनेगी। अगर हम गांधारा का देखें तो यहाँ पे मेन जो फोकस है फिजिकल ब्यूटी पे, फिजिकल ब्यूटी पे क्या है ज़्यादा फोकस किया गया। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्पिरिचुअल ब्यूटी पे फोकस किया गया। हालांकि ये मैंने मेजर डिफरेंस बताया है, बाकी क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है तो इसको हम आर्ट एंड कल्चर की जो सीरीज होगी वहाँ पे डिस्कस करें। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये कुशाणों का टाइम था। तो अगर हम अब लेक्चर को कंक्लूड करें तो अगर हम देखें तो ये जितने भी फॉरेनर्स भारत में आए, धीरे धीरे इन्होंने भारत की संस्कृति को अपना ली और खासकर भारत के कल्चर में ढलन की। लेकिन अपने साथ ये बहुत सारा कल्चर विदेशों से भी लाए थे और उस कल्चर का भी प्रभाव भारत में पड़ा। जैसे लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, उसी की वजह से आज भारत की जो मिली जुली संस्कृति है उसका निर्माण हुआ, जिसपे हर भारतीय को गर्व है। और हमारा ये कर्तव्य है कि इस मिली जुली संस्कृति को हम कंटिन्यू करें और आपस में मिलजुल के रहें और सभी धर्मों का, सभी संस्कृति का, सभी भाषाओं का हम क्या करें, सम्मान। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।